हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार और आप देख रहे हैं कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल को, जिसमें हम हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में दोस्तों हमने कई क्लासों में अपनी जो स्वर संधि थी, स्वर संधि को पूरा किया और स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि के बाद हमारे जो अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो होगा हमारा समास का। तो दोस्तों पहले तो हम देखते हैं कि समास कहते किसे हैं और समास के भेद कितने होते हैं। समास की परिभाषा सहित हमारे समास के जो भेद हैं उन भेदों को समास विग्रह सहित पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे जो प्रश्न आते हैं वो दो तरीके से आते हैं, एक आता है समास और एक आता है विग्रह। क्या आता है दोस्तों? विग्रह। समास और विग्रह। तो दोस्तों हमने इससे पहले संधि टॉपिक जो शुरू पूरा किया है और संधि के बाद हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो समास है। तो संधि और समास जो टॉपिक हमारे, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है, यानी शब्दों को पास लाना क्या होता है? समास होता है। जब हम शब्दों को विग्रह यानी अलग अलग करते हैं शब्दों को, तो वो क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। तो दोस्तों हमारे जो समास हैं, समास में हम कह सकते हैं कि जो हमारे समासों के भेद होते हैं वे कुल मिलाकर 6 होते हैं समास। और 6 भेदों में हमारे जो समास होते हैं उनमें पहला भेद अपना होता है अव्ययी भाव समास, जो दूसरा जो भेद होता है वो तत्पुरुष समास, और तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है अपना बहुब्रीहि समास, पांचवा होता है द्विगु समास, और जो अंतिम जो अपना भेद होता है वो होता है दोस्तों कर्मधारय समास। तो दोस्तों हम एक एक करके सभी समासों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो समास पढ़ते हैं, समास की परिभाषा पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम समासों में, यानी समास किसे कहते हैं? शब्दों को पास पास लाना, और विग्रह कहते हैं शब्दों को अलग अलग करना। यानी दोस्तों के हमारे जो समास होंगे हम समासों में शब्दों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक एक करके हम सभी समासों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो समास की परिभाषा है कि समास किसे कहते हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों समास कहते हैं, हमारा जो समास शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से शब्दों से? सम धन आस। समधन आस, यानी जो एक समान रूप से 2 पदों को या 2 शब्दों को पास पास लाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो ये तो यानी 2 शब्दों को एक समान रूप से पास पास लाना, यानी समान रूप से, और आसमान यानी पास पास लाना, यानी 2 समान शब्दों या पदों को जब पास पास हम लाते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और इसके बाद हमारा एक जो होता है, जो शब्द बनता है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो हमारे समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास को हम मुख्य रूप से हम क्या कह सकते हैं? संक्षिप्त। क्या कहते हैं? संक्षिप्त, यानी 2 पदों या शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है मित्रों। तो हम एक एक करके इसकी परिभाषा को लिखेंगे। सबसे पहले समास की कि समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। 2 शब्दों से मिलकर बनता है, और वे 2 शब्द कौन से? सम धन आस। किससे बनता है? हमारा जो समास शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सम धन आस, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक समान रूप से 2 पदों या शब्दों को पास लाना। 2 शब्दों को या पदों को पास लाना, पास लाना क्या कहलाता है दोस्तों? समास कहलाता है। यानी समास शब्द 2 शब्दों से बनता है, जो सम धन आस के योग से बना है। किसके योग से बना है दोस्तों? सम धन आस के योग से
बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक समान रूप से दो पदों या शब्दों को पास पास लाना। जबकि समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या कह सकते हैं हम संक्षिप्त। क्या दोस्तों? संक्षेप या संक्षिप्त क्या है? समास। जबकि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त, यानी हम कह सकते हैं कि अर्थात दो शब्दों के मेल सार्थक मेल को, अर्थात दो शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो समास शब्द है दो शब्दों से बनता है, जो सम और समधन आस, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक समान रूप से दो पदों या शब्दों को पास पास लाना। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जबकि हमारे जो समास यानी जो दोनों से मिलकर क्या बनता है? समास। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त, अर्थात दो शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। तो हमारा जो समास है ये हमारे समास की परिभाषा है। तो समास के भेद कितने होते हैं मित्रों? समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और लेकिन अगर बात की जाए कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं दोस्तों? 6 भेद और 4 भेद होते हैं। तो हम 6 भेद होते हैं, उनको हम एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे किस तरह से कौन कौन से 2 भेद हैं, 6 भेद हैं और 4 कौन कौन से हैं, उनको हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारा भेद होता है वो होता है अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। और जो दूसरा जो भेद होता है वो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और जो तीसरा अपना जो भेद होता है मित्रों वो है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और जो चौथा भेद होता है दोस्तों वो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों ये तो हमारे समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन 6 किस प्रकार से होते हैं? तो दोस्तों जो हमारा तत्पुरुष समास होता है उसको 2 भेदों में बांटा गया है। इसलिए 4 मुख्य और 2 ये, और हमारे 6 कुल मिलाकर समास हो जाते हैं। दोस्तों 2 और कौन कौन से हैं? ये हमारा द्विगु समास और तीसरा है अपना कौन सा दोस्तों? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें पहला, दूसरा और दोनों और अन्य पद प्रधान। कौन सा? अन्य पद प्रधान। यानी हम इसको एक शॉर्ट रूप में समझ सकते हैं दोस्तों
क्या जिस समास का, क्या है दोस्तों, कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिसका पहला पद अव्यय हो या जिसका पहला पद उपसर्ग हो, वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है मित्रों, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में दोस्तों हमारा कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, कौन सा पद प्रधान हो दोस्तों, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, कारक विभक्तियों का लोप होता है, यानी कारक विभक्तियों का प्रयोग या लोप होता है। यानी जब हम सामासिक पद होता है तो उसमें कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं यानी समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, उस कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, क्या जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह उस समास में कौन सा समास होता है दोस्तों, उस पद में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। बहुव्रीहि समास होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें क्या होता है हमारा तीसरा यानी कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। यानी दो पद गौण होते हैं, किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है दोस्तों। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर आते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो द्विगु समास के अंदर जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। और जिस समास का पहला पद विशेषणवाची हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम विस्तार से उदाहरण सहित समासों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला समास रहेगा वो रहेगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कौन सा कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि अपने जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा, या हम इसको दूसरे शब्दों में कैसे क्या कह सकते हैं कि जो विशेषता है इस समास का पहला पद उपसर्ग होता है। इस समास का पहला पद क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग होता है, अथवा क्या होता है, अथवा एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी हम दोस्तों कह सकते हैं कि इसकी दूसरी जो विशेषता बनती है वो है कि इस समास का क्या होता है दोस्तों, कि इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इस समास का पहला पद प्रधान होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम समझें कि अव्ययी भाव समास में सीधा सीधा बता रहा है हमें अव्ययी भाव समास, और वो क्या बता रहा है दोस्तों
कि अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययी भाव यानी अव्यय। क्या होता है दोस्तों? अव्यय। तो दोस्तों आप अव्यय को भी हम पढ़ेंगे। अव्यय की हमारी एक अलग से क्लास रहेगी जिसमें हमारे अव्यय अविकारी शब्द रहेंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे अपनी क्लासों में। तो दोस्तों कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इस समास का पहला पद उपसर्ग होता है अथवा एक शब्द की आवृत्ति होती है, अथवा एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, अथवा एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। इस आधार पर इसके कितने भेद माने गए हैं दोस्तों? 2 भेद माने गए हैं। 2 भेद होते हैं। इस आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। और जो 2 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला है हमारा इसी में कि अव्यय पद पूर्व समास। कौन सा है दोस्तों? अव्यय पद पूर्व समास, यानी जिसका पहला पद कैसा होगा? अव्यय होगा, वो कौन क्या कहलाएगा? अव्यय पद पूर्व। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? नाम पद पूर्व समास। पहला होता है अव्यय पद पूर्व और दूसरा होता है नाम पद पूर्व समास। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो पहले को हम पढ़ेंगे अव्यय पद पूर्व समास। कौन सा है दोस्तों? तो पुनः एक बार देखते हैं हम दोस्तों कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इस समास का पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है इस समास का पहला पद उपसर्ग होता है अथवा एक ही शब्द की आवृत्ति भी होती है। एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों इस आधार पर हमारा जो समास होता है अव्ययी भाव समास, उसके 2 भेद कर दिए गए हैं। एक है अव्यय पद पूर्व समास, दूसरा है नाम पद पूर्व समास। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसा जो हमारा अव्यय पद पूर्व होगा उसमें अव्ययी मतलब अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और नाम पद पूर्व समास होगा उसमें एक ही शब्द की आवृत्ति होगी। तो दोस्तों हम एक एक करके पढ़ते हैं अव्यय पद पूर्व समास और नाम पद पूर्व समास। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 डालकर अव्यय पद पूर्व समास। अव्यय पद पूर्व समास तो होता क्या है दोस्तों? इस समास में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक बड़ी बात है जिसको हमें जानना आवश्यक होता है, और वो क्या होता है दोस्तों कि हमारे जितने भी उपसर्ग होते हैं वे उपसर्ग सभी अव्यय कहे जा सकते हैं, लेकिन सभी अव्यय शब्द उपसर्ग नहीं हो सकते। तो दोस्तों हम इसमें देख सकते हैं उदाहरण सहित, जैसे एक साइड में हम डालेंगे सामासिक पद और एक साइड में डालेंगे हम विग्रह पद। तो इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से भी। तो जैसे हम लेते हैं हमारा शब्द है यथार्थ। क्या हुआ दोस्तों? यथार्थ शब्द है और इसका विग्रह क्या होगा? देखिए यथार्थ, यानी हमारा जो यथार्थ शब्द है यथा और धन अर्थ, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनता है ये। एक तो यथा
प्लस अर्थ। तो इस समास में होता क्या है दोस्तों, पहला पद अव्यय होता है। तो यथा हमारा शब्द कैसा है, अव्यय शब्द है, इसलिए यह अव्यय पद पूर्व समास में आता है। तो दोस्तों इसका जो विग्रह होगा वो क्या होना चाहिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार, यानी यथार्थ कहते हैं अर्थ के अनुसार। दूसरा भी हम ले सकते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का भी हमने संधि में पढ़ा है इनको कि प्रतिधन अक्ष, यानी इसका होगा अक्षी के सामने। अक्षी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आंख और के सामने। और दूसरी बात हमारी जो समासों में विशेष रूप से महत्व रखती है कि जो हमारा सामासिक पद होंगे, उन सामासिक पदों में विग्रह करते समय उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, कोई दूसरा शब्द हम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आया प्रत्यक्ष, यानी अक्षी के सामने, यानी हम लिख सकते हैं अक्षी बने आंख होता है तो आंखों के सामने भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से अगर विग्रह करेंगे तो अक्षी के सामने शब्द का गलत माना जाएगा विग्रह। इसलिए जो सामासिक पद में जो शब्द दिया है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, अक्षी यानी अक्षी का ही प्रयोग करेंगे, आंख का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा हम जो उदाहरण ले सकते हैं आजन्म, कौन सा है दोस्तों, आ जन्म, यानी हम इसका विग्रह क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, जन्म तक। क्या हो जाएगा दोस्तों, जन्म तक, या इसको हम कह सकते हैं तक के स्थान पर पर्यंत भी लगा सकते हैं, जन्म तक या पर्यंत। और दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं लावारिस, लावारिस, ला इसमें क्या जुड़ा हुआ, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और उपसर्ग होते हैं वे अपने अव्यय कहे जाते हैं। तो इसमें अव्यय शब्द भी आ सकता है, उपसर्ग शब्द भी आ सकते हैं। तो या तो उपसर्ग शब्द आ जाए या अव्यय शब्द आ जाए, लेकिन होगा उसमें अव्यय पद पूर्व समास होगा, यानी अव्ययी भाव समास होगा। लावारिस का जो विग्रह होगा वो होगा बिना वारिस के, बिना वारिस के, बिना वारिस के। या दूसरा इसका विग्रह हो सकता है वारिस के रहित। क्या हो सकता है दोस्तों, वारिस के रहित। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे कि अव्यय पद पूर्व समास, इस समास में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया मित्रों कि जो अपने अव्यय शब्द होंगे, यानी जो उपसर्ग होंगे, उपसर्ग शब्द होंगे, वे उपसर्ग शब्द भी किसमें आएंगे, अव्यय पद पूर्व समास में आएंगे। तो दोस्तों यथार्थ यानी अर्थ के अनुसार, तो यथा और अर्थ, यथा शब्द क्या है, इसमें अव्यय शब्द है। प्रत्यक्ष, प्रति क्या है, इसमें उपसर्ग है, प्रतिधनक्ष। आजन्म, आ इसमें क्या है दोस्तों, उपसर्ग, जन्म तक। और लावारिस, ला इसमें उर्दू का उपसर्ग है, जिसमें वारिस के बिना या वारिस के रहित हो जाता है, बिना वारिस के। तो इस तरह से अपना कौन सा समास चलता है दोस्तों, अव्यय पद पूर्व समास चलता है। तो दोस्तों इसके बाद में हमारा जो दूसरे नंबर पर जो समास आएगा वो कौन सा आएगा दोस्तों, नाम पद, नाम पद पूर्व समास। तो पहले अव्ययी भाव समास में हमने अव्यय पद पूर्व समास, इसमें यानी अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर की बताया इसमें कि एक ही शब्द की एक बार आवृत्ति भी हो सकती है, यानी अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है। इस आधार पर इसका नामकरण एक भेद बना दिया, अव्यय पद पूर्व समास। लेकिन फिर दूसरी विशेषता हमने इसमें लिखी थी कि इस समास में एक ही शब्द की एक बार आवृत्ति हो सकती है। तो इस आधार पर इसका क्या नामकरण कर दिया गया, नाम पद पूर्व समास। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों की आवृत्ति होती है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों की
आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। तो इस आधार पर इसका जो नामपद पूर्व समास है, नाम यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों की इसमें क्या होगी, आवृत्ति होगी। इस आधार पर इसके जो भेद कर दिया गया है नामपद पूर्व समास। तो इसके हम कुछ उदाहरणों के द्वारा भी इसको समझेंगे दोस्तों। वही अपना क्रम चलेगा, एक साइड में अपना विग्रह और एक साइड में सामासिक पद। तो दोस्तों हम ले सकते हैं जैसे एका एक, यानी जो हमारा शब्द हो सकता है एका एक, या हम जिसको लिखते हैं एक। क्यों लेंगे दोस्तों, यहाँ से आ आएगा, यहाँ से ए आएगा और हमारा जो शब्द बनेगा एका एक शब्द बनता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा विग्रह होगा वो होगा एक के बाद एक के बाद एक। और इसी तरह से हमारा जैसे हमारा शब्द होता है दिन, लिखते हैं ना दिन यानी दिन के बाद दिन के बाद दिन, वो क्या होता है दिन, या इसके स्थान पर क्या आ सकता है दोस्तों, दिनों दिन भी आ सकता है। इस तरह से इसका एक और भी उदाहरण होता है दोस्तों, दिन के बाद दिन, या इसका हम विग्रह कर सकते हैं कि दिन ही दिन, ये भी कर सकते हैं दिन ही दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों या तो दिन ही दिन में या दिन के बाद दिन में, ये दोनों आ सकते हैं। एक इसमें हम ले सकते हैं दोस्तों लालम लाल, जैसे लालम लाल। तो इसमें भी क्या दोस्तों लाल लाल लिख सकते हैं इसको। तो लाल लाल की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो ये क्या होगा, लाल ही लाल, क्या होगा दोस्तों, लाल ही लाल, वो क्या हो जाएगा, लालम लाल, यानी लाल ही लाल। एक लिख सकते हैं रातों रात, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रातों रात, या इसको रात रात लिख सकते हैं, रातों रात। तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह, रात ही रात में। यानी दोस्तों यहाँ पर नामपद पूर्व अव्ययी भाव समास में होता क्या है दोस्तों, कि एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो जाती है और इसके विग्रह में जैसे एका एक या एक, तो एक के बाद ही दिन ही दिन में, लालम लाल, लाल ही लाल, रातों रात, रात ही रात में। इस तरह से जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है वो इस तरह से बनता है। तो दोस्तों हमने एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा हमने लिखा कि इसका पहला पद कैसा होता है, अव्यय होता है। पहला पद अव्यय भी पाया जाता है। और अव्यय के साथ साथ में इस समास में जो हमने लिखा था कि इसमें अव्ययी भाव समास में यानी अव्यय पद होता है, तो अव्यय पद पूर्व समास हो गया। दूसरा के बताया हमने इसमें विशेषता लिखी थी कि इस समास में एक शब्द की आवृत्ति भी हो सकती है, इसलिए उसका नामकरण क्या कर दिया, नामपद पूर्व समास कर दिया। और इसको हमने उदाहरण सहित समझा दोस्तों। और इसके बाद में जो हमारा अगला समास आता है वो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा मित्रों, दूसरा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में होता क्या है दोस्तों, कि हमारा जो तत्पुरुष समास होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। किससे, तत् धन पुरुष, तत् धन पुरुष यानी उसके समान पुरुष, उसका पुरुष, तत् माने उसका, और पुरुष यानी उसका पुरुष हम कह सकते हैं, जो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उसका पुरुष। यानी इस समास में होता क्या है दोस्तों, कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है कि तत् और पुरुष के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है
जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष शब्द तत् धन पुरुष के योग से बना है, योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसके समान। यानी तत्कार होता है उसके, और पुरुष माने उसके समान पुरुष, उसके समान पुरुष। अर्थात जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तो क्या होता है, हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो दोस्तों एक और इसमें पहचान होती है, इसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि इसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि समास में जो कारक विभक्ति होती है, सामासिक पदों में कारक विभक्तियों का लोप होता है, लेकिन समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, कारक विभक्तियों का प्रयोग करते हैं इसमें। और दूसरा है कि इसमें कारक विभक्तियों इस आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। जब हम इस आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 6 भेद होते हैं। यानी कारक हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 8 कारक होते हैं। लेकिन हमारा एक तो पहला कारक यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक, इनको छोड़कर जो हमारे 6 कारक होते हैं, उन 6 कारकों के आधार, नाम के आधार पर हमारे तत्पुरुष समास के भेद कर दिए जाते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कर्ता और संबोधन कारक, कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर यानी कर्म कारक यानी कर्म कारक से अधिकरण कारक तक, यानी इस आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर, कारक छोड़कर यानी कर्म से लेकर कर्म से अधिकरण कारक तक होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम जो हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं उनको एक एक करके, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, इन 6 भेदों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पुनः मैं आपका दोस्त राजेश कुमार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप हमारी क्लासों को देख रहे होंगे कलश क्लासेज यूट्यूब धौलपुर चैनल पर, जिसको आप, मेरा अनुरोध है कि हमारी क्लासों को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।